हेलो फ्रेंड्स, हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी। तो इसी के अंदर फर्स्ट क्लास मैंने ली थी। उसमें बताया कि मैंने जो नगरपालिका एक्ट 2009 है उसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियाँ दे रखी हैं। तो एक बार वापस देख लीजिए कि 17/6/344 तो ये इसमें आंकड़ा रहता है। तो इसमें जो है 17 तो इसमें अध्याय आ जाते हैं, 6 इसमें अनुसूचियाँ आ जाती है और 344 इसमें धाराएं आ जाती है। इसमें से कुछ ही धाराएं अपने सिलेबस में हैं और कुछ ही अध्याय अपने सिलेबस में दे रखे हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको जो जो धाराएं अपने एग्ज़ाम में दे रखी है, जो अध्याय अपने एग्ज़ाम में है, वो ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने जो है अध्याय आपको फर्स्ट पढ़ाया था। उसमें जो है धारा फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ी थी। हालांकि ये जो अध्याय है ये अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर अपन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है इसका अध्याय फर्स्ट पूरा आना चाहिए, जिसमें 2 ही धाराएं दे रखी है। तो धारा फर्स्ट में तो है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रसार, कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है। तो ये छावनी क्षेत्रों में नहीं लागू होता है। इसके अलावा ये कब लागू हुआ, तो 11 सितंबर को तो ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और फिर 15 सितंबर, कब, 15 सितंबर 2009 को ये लागू हो गया था, ये प्रभावी हो गया था। तो 4 दिन बाद ये लागू हो गया था। और इसके बाद आता है इसकी जो धारा सेकंड दे रखी है, इसके अंदर इसका अर्थ और परिभाषाएं दे रखी है। तो इजीली है कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसका सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ, कितना इसका क्षेत्र रहता है, कहाँ पर ये लागू हो रही है, कहाँ पर लागू नहीं होती है, और इसके अलावा जो है कि इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और इसके बाद जो है अपने सिलेबस में अध्याय सेकंड दे रखा है, वो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके अंदर जो है हमने धाराएं देखी थी। उस अध्याय का क्या नाम है, उसका नाम क्या है, नगरपालिका का गठन एवं स्थापना। तो वो हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या है कि हमने धाराएं 3, 4 और 5 देख ली थी। तो उसमें हमने पढ़ लिया कि इसका कैसे क्या होता है। और आज जो है हम धारा 6 पढ़ेंगे जो कि अध्याय सेकंड की है, क्योंकि अध्याय सेकंड में जो है 3 से 50 तक धाराएं हमें कंप्लीट करनी है। 3 से 50 धारा जो है अध्याय सेकंड के तहत आती है। तो आज जो है हम धारा 6 से 18 पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की जो धारा 6 है इसमें है सबसे पहले नगरपालिका की संरचना। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन बनेगा तो यही पूछेगा कि नगरपालिका की संरचना का उल्लेख जो है 2009 के एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो ये आ जाएगा धारा 6। और इसके बाद जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 13 वार्डों से मिलकर ये बना होता है इसकी संरचना। तो इसमें जो है 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो आ जाता है इसमें निर्वाचित, फिर है पदेन और लास्ट है इसमें मनोनीत या नाम निर्दिष्ट। तो सबसे पहले निर्वाचित में जो है कम से कम 13 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष। क्या है, निर्वाचित में कितने सदस्य होते हैं, इसमें 13 और कार्यकाल रहता है इनका 5 वर्ष। इसके बाद आते हैं पदेन सदस्य। कौन होते हैं, पदेन सदस्य, जिसमें आ जाते हैं उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें आ जाते हैं नगर पालिका के एमएलए, नगर परिषद और नगर निगम के एमएलए और एमपी। ये जो है पदेन सदस्य के रूप में इसमें कार्यरत होते हैं। तो इसके साथ ही आपको याद रखना है कि इनका कार्यकाल कब तक रहता है पदेन सदस्यों का, तो ये रहता है जब तक ये एमएलए और एमपी के पद पर होते हैं तब तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। तो एक बार वापस देखिए, पदेन सदस्य उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिसमें आ जाता है एक तो नगर पालिका का एमएलए, नगर परिषद और नगर निगम का एमएलए और एमपी, जो कि इनका कार्यकाल रहता है कब तक, जब तक ये एमएलए और एमपी है। तो ये तो हो गए पदेन सदस्य। इसके बाद आता है तीसरा सदस्य जो कि मनोनीत नाम निर्दिष्ट होता है। ये जो है बिना मत के ही इनको मनोनीत किया जाता है। तो इसमें जो है ये राज्य सरकार के द्वारा विशेष अनुभव या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को जो है इस पद पर मनोनीत किया जाता है। तो इसके अंदर जो है आपको याद रखना है कि नगरपालिक बोर्ड, इसमें 6 सदस्य होते हैं। नगर परिषद बोर्ड में, नगर परिषद में आ जाते हैं 8 सदस्य, नगर निगम में आ जाते हैं 12 सदस्य। और इसी के साथ जो है इनके अंदर जो है आपको याद रखना है कि तीनों में से एक दिव्यांग होगा और या जो इनका कार्यकाल अनिश्चित होगा। और इसमें जो है मनोनीत पर तो नगरपालिका की योग्यताएं लागू नहीं होती, क्योंकि ये चुनाव द्वारा इस पर
कार्यरत नहीं किया जाता है, जबकि जो पदेन सदस्य होते हैं इसमें, जैसे कि एमपी और एमएलए, इनके ऊपर जो है नगरपालिका की योग्यताएं लागू की जाती है। एक बार वापस देखिए, जो मनोनीत होते हैं क्या है, तीनों में से एक तो दिव्यांग होगा और एक तो इसके साथ में कार्यकाल अनिश्चित होगा, और मनोनीत पर तो नगरपालिका की योग्यताएं लागू होगी, जबकि जो पदेन सदस्य होते हैं इन पर नगरपालिका की जो है योग्यताएं लागू नहीं होती है। तो इसको वापस करेक्शन करना, मनोनीत पे होगी लागू और पदेन पर लागू नहीं होगी। तो इसके बाद आपको नोट डाल के लिखना है कि नए निर्वाचन से विद्यमान नगर पालिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है कि नए निर्वाचन होने पर जो पहले विद्यमान नगर पालिका होती है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको स्पेशली याद रखना है। तो आई होप आपको इतना सा इसमें समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही इसमें उपधारा 2 दे रखी है, इसके अंदर है कि प्रत्येक जनगणना के बाद ही स्थानों की संख्या में जनसंख्या के अनुसार परिवर्तन होगा। क्या है, जब प्रत्येक बार जनगणना की जाएगी जो होती है अपने यहाँ पे, तो उसके बाद ही स्थानों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा कि कौन से एरिया में कितनी जनसंख्या है, उस आधार पर जो है स्थानों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये इसकी उपधारा 2 में दे रखा है। इसके बाद है इसकी उपधारा 3। क्या है, उपधारा 3, इसके अंदर है आरक्षण का प्रावधान। तो इसमें आरक्षण का प्रावधान है, ओबीसी को 21% और कुल जो है इसमें 50% से अधिक नहीं होगा, और महिलाओं को जो है 50% आरक्षण होता है इसमें। प्रेजेंट में इसके अंदर जो है 33% महिलाओं को आरक्षण है। क्या है, आरक्षण का प्रावधान ये धारा, इसकी धारा 6 की उपधारा 3 में दे रखा है। ओबीसी को 21% का और कुल जो है 50% से अधिक इसके अंदर आरक्षण नहीं होता है, और महिलाओं को है 50% और प्रेजेंट में जो है इसमें 33% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है। तो धारा 6 अपनी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए धारा 7। तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल जो है, कार्यकाल या पदावधि, इसमें जो है सबसे पहले तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है, और इसके बाद आता है कि पदावधि से पूर्व ही नगर पालिका के विघटन पर नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए गठित होगी, न कि पूर्ण कार्यकाल के लिए। अगर कोई नगर पालिका है, क्या है, कोई नगर पालिका है तो उसमें पदावधि से पूर्व ही नगर पालिका का विघटन हो जाता है। अगर कोई नगर पालिका है, कोई कारणवश अगर उसका विघटन हो जाता है या समाप्त हो जाती है, तो जो नई नगर पालिका होगी वो शेष अगर 10 महीने बच रहे हैं, 6 महीने बच रहे हैं या फिर 8 महीने बच रहे हैं, तो उस समय के लिए ही गठित होगी, न कि इसका जो कार्यकाल रहता है 5 वर्ष तक, उस समय तक इसको गठित किया जाएगा। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि जो पदावधि से पूर्व ही अगर कोई नगर पालिका विघटित हो जाती है तो उसमें अगर नई नगर पालिका शेष कार्यकाल के लिए ही गठित की जाएगी, न कि इसके पूर्ण कार्यकाल के लिए। फिर है धारा 8। तो धारा 8 में क्या दे रखा है, नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित होना। क्या है, नगर पालिका शासन नगर पालिका में निहित होना इनके अध्यक्षों में। मतलब जो नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका का जो शासन है ये उसके उसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं उनके अंदर निहित होता है। तो ये आपको इसका अंदर याद रखना है। फिर है धारा 9। तो धारा 9 में दे रखा है वार्डों का विभाजन। क्या है, धारा 9 में वार्डों का विभाजन। तो इसके अंदर जो है जनसंख्या के आधार पर, और जो लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या होती है उनके अनुपात के आधार पर जो है समान होती है। तो क्या है, जनसंख्या के आधार पर वार्डों का विभाजन किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर, या सभी वार्डों की जो जनसंख्या है लगभग समान होती है, उस आधार पर जो है वार्डों का विभाजन किया जाता है। ये धारा 9 में दे रखा है। फिर अगला है धारा 10। तो धारा 10 में है वार्डों का अवधारणा या फिर निर्धारण। तो वार्डों का निर्धारण किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 10 में। तो इसका निर्धारण जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखिए 4-5 लाइन दे रखी है, ये आपको इसमें स्पेशली याद रखनी है कि राज्य सरकार आदेश जारी कर वार्डों की सीमा में वे स्थानों का आरक्षण निर्धारित करेगी। क्या है, राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करके वार्डों की सीमा व स्थानों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। और इसके बाद है वार्डों का संख्यांकन किसी नगर पालिका क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वार्डों का संख्यांकन जो है किसी नगर पालिका के किस क्षेत्र से या किस दिशा से जो है इसको शुरू किया जाता है। तो यह आ जाती है उत्तर, क्या है, कौन सी दिशा है,
उत्तर पश्चिम कोण से, कौन सी है, उत्तर पश्चिम कोण से जो है वार्डों का संख्यांकन शुरू किया जाता है। उसके बाद है तीसरी लाइन इसमें कि यदि किसी व्यक्ति को वार्डों की अवधारणा पर आक्षेप या आपत्ति है, किसी कारणवश अगर किसी व्यक्ति को वार्डों की अवधारणा या निर्धारण करने पर कोई आपत्ति है तो वह जो है 7 दिन के भीतर राज्य सरकार को जो है अपनी इस आपत्ति को दर्ज करवा सकता है। कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर। और किसके अंदर? अगर वार्डों की अवधारणा को लेकर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति आती है तो 7 दिन के भीतर वो राज्य सरकार को जो है इत्तहा कर सकता है। तो ये अपनी तीसरी लाइन इसमें कंप्लीट हो गई। फिर है इसमें चौथी लाइन, SC ST व OBC, इसके अलावा जो प्रत्येक वर्ग की महिलाएं होती हैं उनके लिए आरक्षित स्थानों का निर्धारण किया जाता है। कौन सी? धारा 10 के तहत। इम्पोर्टेंट धारा है ये। तो इसके बाद है कि आरक्षित स्थानों का निर्धारण या फिर रोटेशन जो होता है ये इसी के आधार पर किया जाता है, धारा 10 के आधार पर। और SC ST वार्ड में ऐसे भाग में जहाँ इनकी जनसंख्या अधिक हो, क्या है? SC ST वार्ड ऐसे भाग में जहाँ इनकी जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे जो इनके वार्ड गठित किए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये अपनी धारा 10 कंप्लीट हो गई है जिसमें 4-5 लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला अपनी धारा 11, नगर पालिकाओं का निर्वाचन। राज्य निर्वाचन आयोग जो कि 243 के से 243ZA तक है। नगर पालिकाओं का निर्वाचन जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जिसमें आ जाता है 243 के आर्टिकल से 243ZA आर्टिकल तक। तो इसके अंदर जो है अपनी 3-4 लाइन दे रखी है। सबसे पहले तो है कि नगर पालिका के चुनावों की अधिसूचना राज्य सरकार में गवर्नर राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद आता है नगर पालिका के चुनावों की तारीखों का निर्धारण, अवधारणा या निर्धारण, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये इसके आधार पर की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के आधार पर जो है नगर पालिकाओं की चुनाव की तारीखों को तय किया जाता है। फिर है यदि नगर पालिका पूर्व ही भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, लेकिन कार्यकाल 6 माह ही बचा हो तो चुनाव आवश्यक नहीं है। क्या है? इस लाइन को अच्छे से समझिए। यदि नगर पालिका पूर्व ही भंग हो जाए किसी कारण से तो 6 माह के भीतर चुनाव होंगे। क्या है? 6 माह के भीतर चुनाव होंगे। अगर कार्यकाल 6 वर्ष से अधिक बचा हुआ है प्रेजेंट में जो नगर पालिका चल रही है उसका, तो 6 माह के भीतर इसके चुनाव करवा के नई नगर पालिका स्थापित कर दी जाएगी। लेकिन अगर कार्यकाल लास्ट में 6 वर्ष ही बच रहा है उस नगर पालिका का, तो शेष बचे जो होता है उसमें चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। शेष 6 माह बचा हो किसी नगर पालिका का तो उसमें कोई चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होता है। तो ये आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राज्य सरकार राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावी मशीनरी उपलब्ध करवाता है। क्या है? राज्य सरकार जिसमें राज्यपाल आता है, राज्यपाल होता है, इसके द्वारा जो है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावी मशीनरी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि यदि नई नगर पालिका का चुनाव पूर्व के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही करवा लिया जाता है। क्या है? नई नगर पालिका का चुनाव पूर्व के कार्यकाल जो पूर्व नगर पालिका है इसकी समाप्ति से पूर्व ही करवा लिया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई नगर पालिका है तो उसका चुनाव पहली जो नगर पालिका है उसके समाप्त होने से पूर्व ही करवा लिया जाता है। फिर अगली धारा है अपनी धारा 12। इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन या हस्तांतरण दिया है। तो प्रत्यायोजन मतलब होता है कि उप निर्वाचन आयुक्त यदि वो है तो, इसके अलावा यदि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जो है इसके अंदर प्रत्यायोजन करवाना होता है तो ये आपको याद रखना है। प्रत्यायोजन मतलब हस्तांतरण, ये उप निर्वाचन आयुक्त होता है या तो इसमें यदि वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यदि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को जो कि IAS होता है उसको इसके अंदर प्रत्यायोजन करना होता है। नेक्स्ट है धारा 13। तो प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली वोटर लिस्ट हेतु योग्यताएं। तो प्रत्येक वार्ड के लिए क्या है? प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली वोटर लिस्ट हेतु योग्यताएं क्या क्या होती है ये धारा 13 के अंदर दे रखी है। तो इसके अंदर जो है राज्य सरकार की सलाह पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयारी की जाती है। इसमें सहायता हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये इसमें धारा 13 के अंदर आ जाता है कि प्रत्येक वार्ड के लिए जो निर्वाचन नामावली है, वोटर लिस्ट, इसके लिए योग्यता ये धारा 13 के अंदर दी गई है। नेक्स्ट है धारा 14। तो निर्वाचक नामावली हेतु निर्हंताएँ मतलब अयोग्यताएँ, तो इसमें जो है जो भारत का नागरिक नहीं हो वो इसके अंदर नहीं आएगा। और साथ ही में विकृतिचित, दिवालिया और भ्रष्टाचार या जघन्य अपराध किया हो तो वो इसकी धारा 14 के अंतर्गत इसमें मान्य होगा। निर्वाचक नामावली हेतु निर्हंताएँ ये इसमें दे रखी है धारा 14 में। एक तो कि जो भारत का नागरिक नहीं होता है और जो विकृतिचित या दिवालिया, भ्रष्टाचार या जघन्य अपराध किया हो वो इसके अंदर शामिल होगा अयोग्यताओं के अंदर। तो ये अपनी धारा 14 तक कंप्लीट हो गई है। फिर है धारा 15। तो धारा 15 में क्या दे रखा है? धारा 15 मतलब मिथ्या घोषणा करना या झूठी कोई घोषणा करता है, कोई गलत सोचना, तो इसके अंदर जो है 1 वर्ष की सज़ा या 2 से 5,000 तक का जुर्माना या दोनों ही सज़ा इसके अंदर दी जाती है धारा 15 के तहत। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मिथ्या घोषणा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धारा 16। तो धारा 16 में क्या दे रखा है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्य, जिसमें आ जाता है परीक्षण, पर्यवेक्षण व आदेशों की पालना करवाना, ये धारा 16 के अंतर्गत आ जाता है। और सरकार के परामर्श पर जो निर्वाचन आयोग होता है इसके द्वारा ये कार्य करवाया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्य जिसमें परीक्षण, पर्यवेक्षण व आदेशों की पालना करवाना होता है, ये जो है सरकार के परामर्श पर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। तो ये धारा 16 कंप्लीट हो गई है। फिर है धारा 17। तो धारा 17 में क्या दे रखा है? जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्य। क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति व कार्य कौन से में है? धारा 17 में। इसके बाद आता है धारा 18। चुनावी कार्य हेतु कर्मचारी वृंद या स्टाफ उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान ये धारा 18 में दे रखा है। किसमें है? जो अपनी धारा 18 है इसमें दे रखा है कि जब चुनावी कार्य चलता है तो उसके अंतर्गत कर्मचारी वृंद, जो कि अपनी अधिनियम की भाषा है, इसके अलावा आप सिंपली याद रखते हैं कि स्टाफ उपलब्ध करवाए जाने का जो प्रावधान है ये धारा 18 में दे रखा है। तो ये जो है किसके द्वारा करवाया जाता है? ये प्रावधान स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जो है ये स्टाफ उपलब्ध करवाया जाता है चुनावी कार्यों के दौरान। तो ये आज की अपनी क्लास थी। क्लास कैसी लगी है? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।